क्या ये माना जाए सीज फायर हुआ है कि नहीं हुआ है? परिस्थिति क्या है? जब तक खamenei हैं तब तक तो इजराइल के ऊपर वो खतरा मंडरा रहा है और इजराइल को पता है ये चीज कि भाई गाजा में जो है वो अमेरिका जाकर के इन्वेस्टमेंट करेगा, बगल में नेतन्याहू खड़े थे। तो ये जो सारी की सारी चीजें ना, तो ये जब आपके अंदर इतना कमिटमेंट आएगा, जिस दिन आपके हिंदू समाज में, बृहद हिंदू समाज जो पूरी विश्व में है, जिस दिन उतना सरोकार उसके अंदर पैदा होगा, उस दिन आप इजराइल बन जाएंगे। कतर एक उर्दू में शब्द है मुनाफिक, या जिसको हिंदी में दोगला कहते हैं, ठीक है, तो वो एक दोगली कंट्री है कतर। हामिद मीर तो पाकिस्तान के सबसे बड़े जर्नलिस्ट हैं। हाँ। भाई उनको तो कहते हैं ना कि भाई वो तो ओसामा बिन लादेन का 2 बार इंटरव्यू किया। इजराइल ने अगर हमला किया है तो उनको कॉन्फिडेंस है ना, उनको पता है कि हम कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आज इमाम खमेनी आज अपील कर देना कि मुझे 10 लाख हिंदुस्तान से मुसलमान चाहिए जो मेरे लिए आके लड़े। यहाँ मैं आपसे बताता हूँ 50 लाख जाएंगे यहाँ से। ये जो मौलवी लोग हैं, जो सुन्नी मौलवी है ना, वो कंट्रोल कर लेगा। उनके लिए कहाँ लड़ने जा रहे हो? वो नहीं जाने देगा उनको, सुन्नियों को। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, देवबंद से और अलग अलग जो मदरसे इंडिया में बड़े बड़े, वहाँ से फतवे आ जाएंगे कि भाई कोई सुन्नी नहीं जाए वहाँ पे जिहाद के लिए। भाई आप शियाओं के लिए लड़ेंगे जाके जिहाद। क्रेनों के ऊपर टांग करके लोगों को फांसियां दी जाती है। बिल्कुल देखा है वो। एक साथ जो है 30 40 लोगों को एक साथ फांसियां दी जाती है। और इस देश में कौन सा शहर था जहाँ पे दंगे नहीं हो रहे थे? हाँ बिल्कुल ठीक है। रोहिंग्यास को लेकर के हजारों की तादाद में, मैं उस समय प्रयागराज में था, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, हजारों की तादाद में लोग निकलते हुए सड़क पे दंगे करते हुए। आर्य समाज जैसी और बाकी के लीडर्स बोलते रहे आपको, ठीक है, कि ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हो रही है, ये डेंजरस है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हो रही है, डेंजरस है। वो मुंबई में जो था अमर जवान ज्योति पे वो जो तस्वीर थी वो तभी की है, पांव से मार के तोड़ रहे थे। वो सेम उसी समय की बात है ना, वो सेम वही रोहिंग्या के ऊपर था। जो नॉन अरेबिक जो है वो अरब लड़की से शादी नहीं कर सकते, करते हैं तो पनिशेबल ऑफेंस है। आप मुझे एक कपल बता दीजिए ना, जो यहाँ से तो लाखों की तादाद में रहते हैं वहाँ पूरे वेस्ट एशिया में, एक आदमी बताइए जिसने किसी अरब लड़की शादी की हो। खलील भाई, सुलेमान भाई, कोई यहाँ से जो गए बहुत गए यहाँ से। हाँ, हाँ। नमस्कार, आप सभी का पांचजन्य में बहुत बहुत स्वागत है। सीज फायर मैन के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह बैकफायर सा लग रहा है। हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जो भारत और पाकिस्तान के बाद इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर मैन बनने चले थे। ये अलग बात है कि पहले ईरान पे हमले कर दिए, उसके बाद फिर कहते हैं सीज फायर कर लो सब आपस में। डोनाल्ड ट्रंप इस समय बहुत खिन्न है क्योंकि उनको लग रहा है ना ईरान उनकी बात सुन रहा है ना इजराइल, क्योंकि जब उन्होंने सीज फायर की घोषणा कर दी उसके बाद इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। क्या चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, और डोनाल्ड ट्रंप इस समय इतने चिड़े हुए क्यों हैं, ये सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ हैं वैभव सिंह, जो कि डिफेंसिव ऑफेंस के फाउंडर भी हैं। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है वैभव। मैं जल्दी ही शुरू कर देती हूँ, ये गुस्से में क्यों है डोनाल्ड ट्रंप? एक बार फिर उन्होंने सीज फायर का, इस बार तो इजराइल नहीं सुन रहा उनकी बात, जो उनके पास मदद मांगने पहुंचा था। देखिए, दुनिया के सामने एक इंसान कितनी बार उसकी हकीकत सामने आ सकती है। आप देखिए कि हमारे विदेश मंत्रालय ने बार बार बोला, लास्ट में फॉरेन सेक्रेटरी को स्टेटमेंट इशू करनी पड़े कि भाई इन्होंने कोई सीज फायर नहीं कराया था। और विक्रम मिस्री जी ने मेरे ख्याल से कुछ 4-5 मिनट तक बेचारे बोलते रहे, बताते रहे, समझाते रहे। और इंडिया कम से कम उन्होंने 12-14 बार क्लेम किया, और इंडिया ने 12-14 बार इस बात का खंडन किया है, लेकिन वो नहीं मानते। शो मैन है, शो बिजनेस में रहे हमेशा। न्यूयॉर्क का जो एक सर्कल है, उस सर्कल एलीट पैपराजी सर्कल के हैं, तो उनको ये बार बार उनको ये इच्छा होती है कि उनको क्रेडिट दिया जाए। क्रेडिट के बहुत भूखे, और अब तो नोबेल पीस प्राइज़ के भी भूखे। और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वेस्ट एशिया में, स्टीव विटकॉफ के बेटे जैक विटकॉफ से उन्होंने बोला कि भाई आप आसिम मुनीर को कहे पाकिस्तानियों को कि भाई ये मेरा नाम जो है दे ऑफिशियली नॉमिनेट करें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। तो उन्होंने कर दिया, और उन्होंने ऑफिशियली भी रिकमेंडेशन भेज दी भाई नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। तो उनको क्रेडिट चाहिए, ही वांट्स। अब उनको पता है ये दूसरे टर्म में राष्ट्रपति हैं, तीसरी बार तो वहाँ पे बनने का प्रावधान नहीं है, तो वो अब इसमें चाहते हैं कि मैं ऐसे कुछ चीज़ें करके जाऊँ ताकि मेरी एक लेगेसी पीछे रहे। लेकिन अब वो लेगेसी होने के लिए आपको कार्य भी करना पड़ेगा, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। तो जो रियल पॉलिटिक्स है, जो दुनिया की हकीकतें हैं, जो वास्तविकताएं हैं, उनमें चीज़ें जो है वो आपकी ख्वाहिशों पे, आपकी इच्छाओं पे नहीं चलती, ठीक है, वो यथार्थ पे चलती है। और जो आप एक्शन लेते हैं उनके ऊपर चलती है।
आपको लगता है कि आज मैंने जो है GBU-57 बम गिरा दिए, जो हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, उसके अगले ही दिन हुआ था हमला। वो B2 बॉम्बर्स की जो मैंने जिक्र किया था, तो आप GBU-57 जो है वहाँ लेके जाएंगे और आप वहाँ पे मतलब B2 बॉम्बर से आप GBU-57 वहाँ पे बम गिराएंगे, 30,000 किलो के बम, 1-2 नहीं 14-14 बम गिराएंगे। उसके बाद कहेंगे कि जी अब आप दोनों आपस में बैठो और सीज फायर कर लो, तो वो नहीं होता ना दुनिया में इस तरह से। और इसराइल की जो उनकी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं या उनके जो अपने सिक्योरिटी रिस्क है, वो भी तो एड्रेस नहीं हुए ना। जब तक खamenei है तब तक तो इसराइल के ऊपर वो खतरा मंडरा रहा है, और इसराइल को पता है ये चीज़ कि जब तक खamenei है, जब तक IRGC है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर, तब तक ये खतरे के बादल जो है उनके सर से नहीं टले। वो कितनी बार हिजबुल्लाह को ख़त्म करेंगे, कितनी बार हमास को ख़त्म करेंगे, कितनी बार हुथियों के खिलाफ जंग लड़ेंगे, क्योंकि वो जो सप्लाई है, एंडलेस सप्लाई ऑफ वेपनरी, एंडलेस सप्लाई ऑफ वेल्थ, जब तक ये आती रहेगी, पैसा आता रहेगा, तब तक तो आतंकवाद नहीं खत्म होना। तो इसराइल तो इस सीज़फायर को नहीं एक्सेप्ट करेगा। ईरान के पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है, उनको पता है कि ये बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं ले आएंगे, बिकॉज जो डोनाल्ड ट्रंप का जो कोर वोटर बेस है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ समस्या क्या है, उनका जो कोर वोटर बेस है वो एंटी वॉर है। वो किसी भी कीमत पे वॉर नहीं चाहता, और नहीं चाहता कि अमेरिका के जो बच्चे हैं वो जाकर के किसी दूसरे देश में लड़े, जैसे वो इराक में, सीरिया में और अफगानिस्तान में यहाँ पे लड़ते रहे। वो उसका रेपिटेशन नहीं चाहते, तो उनका कोर वोटर बेस जो मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला है, वो उसके खिलाफ है। इसराइल की जो समस्या है वो ये है, और डोनाल्ड ट्रंप की जो दूसरी समस्या है वो ये है कि भाई जो पैसा उनको मिला हुआ है, जैसे मैंने आपको पिछले कार्यक्रम में मैंने बताया था कि एक जूइश महिला ने जिसने कभी भी इसराइल जाकर के नहीं रहना, वो अमेरिका में, और देखिए एक इंडिया में बहुत सारे लोग आपके व्यूअर्स चाहते होंगे ना, वो बार बार आपके कमेंट सेक्शन में लिखते होंगे कि भाई इंडिया इसराइल जैसा क्यों नहीं बनता, इंडिया इसराइल कब बनेगा। तो उसका मेरा बहुत सिंपल सा जवाब है कि जिस दिन आप जूस की तरह, यहूदियों की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे, उस दिन इंडिया इसराइल बन जाएगा। आप नहीं उनकी तरह बिहेव करते। एक जूइश महिला ने, एक यहूदी औरत ने, बूढ़ी औरत ने डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में $500 मिलियन अकेले डोनेशन दी थी। $500 मिलियन इंडियन करेंसी में लगभग 4-4.5 हज़ार करोड़ रुपए बनते हैं। और सिर्फ एक डिमांड थी उसकी कि आप गाजा और वेस्ट बैंक खाली करके इसराइल को देंगे। उस महिला को इसराइल नहीं जाना, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। जस्ट बिकॉज शी इज अ जू, वो एक यहूदी है, उसने अपना फर्ज समझा इस चीज़ को, और उसने $500 मिलियन उठा करके डोनाल्ड ट्रंप को दिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली भी बाद में कि भाई गाजा में जो है वो अमेरिका जाकर के इन्वेस्टमेंट करेगा, बगल में नेतन्याहू खड़े थे। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें ना, तो ये जब आपके अंदर इतना कमिटमेंट आएगा, जिस दिन आपके हिंदू समाज में, बृहद हिंदू समाज जो पूरी विश्व में है, जिस दिन उतना सरोकार उसके अंदर पैदा होगा, उस दिन आप इसराइल बन जाएंगे। लेकिन आप खुद यूज की तरह नहीं बनना चाहते, लेकिन चाहते हैं कि देश इसराइल बन जाए, वो नहीं होता। हमारे देश में तो इसमें भी दो धड़े बटे हुए हैं ना। पहली युद्ध की परिस्थिति आती है तो देश भी बट जाते हैं, चाहे आप रशिया यूक्रेन ले लें, चाहे आप ईरान इजराइल ले लें, एक धड़ा यूक्रेन की साइड होता है, एक जो है रशिया की साइड हो जाते हैं, इसमें कुछ ईरान की साइड हो जाते हैं, कुछ इजराइल की साइड हो जाते हैं। लेकिन डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता, भारत अपने हितों को देखकर चलता है और उसी हिसाब से कई फैसले लिए जाते हैं। अभी जो परिस्थिति बन रही है, क्या ये माना जाए सीज फायर हुआ है कि नहीं हुआ है? परिस्थिति क्या है? देखिए सीज फायर तो नहीं हुआ है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो इसराइल के जो उद्देश्य थे वो उद्देश्य पूरे नहीं हुए, क्योंकि खamenei की जो रेजीम है वो वहाँ एज इट इज़ है। जब तक वो है तब तक ईरान के ऊपर, इसराइल के ऊपर खतरे के बादल मंडराते रहेंगे। वो फंड और सपोर्ट करता रहेगा, ये जो अलग अलग आतंकवादी संगठन है उनको। 60% उन्होंने यूरेनियम एनरिच किया है, 60 से उनको 90 तक ही तो जाना है, 30% ही और करना है। तो वो भी उनको पता है कि अगर ये 30% और इन्होंने कर लिया तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगी, अदरवाइज तो सिक्योरिटी चैलेंज तो है ही है। 7 अक्टूबर जैसे हमले भी होते रहेंगे। तो इसराइल के उद्देश्य जो है वो सॉल्व नहीं हुए हैं। और ईरान का जो अल्टीमेट गोल है, वो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था कि भाई वो तो मक्के और मदीने की लड़ाई है, वो तो वाया जेरूसलम जाएगी, क्योंकि सबसे पहले तो जेरूसलम आएगा अंदर, उसके बाद तो मक्के और मदीने का नंबर आएगा। तो जो शिया इस्लाम का जो पुराना दावा है एज अ कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क, जो कि इस समय सुन्नियों के पास है, वो ईरान को नहीं पसंद है। ईरान तो कहता भाई तो 1400 साल का अनफिनिश्ड बिजनेस है वो, कि भाई। और आप देखिए कि जो भी हमले हो रहे हैं अभी तक, लेटेस्ट छोड़िए, मार्को रूबियो ने कल स्टेटमेंट दी कि भाई ये जितने भी लोग आज विरोध कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि कैमरे पे कुछ कहते हैं और जब बिहाइंड द कैमरा हमारे साथ बात करते हैं तो कुछ और बात करते हैं। तो जितने भी अरब कंट्रीज हैं, जो सुन्नी कंट्रीज हैं, उनको ये बात पता है कि जो लड़ाई है ईरान की, ये इसराइल तो नहीं, इसराइल इज जस्ट इन द मिडिल, इसराइल तो बीच में पड़ रहा है, इसलिए रौंदा जा रहा है।
लड़ाई तो वहाँ जानी है। तो जब तक आपका अल-अक्सा पे, जेरूसलम पे आपका इन्फ्लुएंस, आपका कब्जा नहीं आता है, तब तक तो आप मक्का मदीना कैसे जाएंगे? ठीक है, तो एक तरफ से नॉर्थ से उन्होंने इनको लगा रखा है, हिजबुल्लाह को, हमास को, इनको लगा रखा है, और साउथ से जो है उन्होंने हुथियों को लगा रखा है सऊदी अरब के, कि भाई हम दो तरफ से, जो पिंसर होता है ना, उसकी तरह से हमको दो तरफ से क्रश करेंगे और फिर बीच में जाकर के हम जो अल्टीमेट जो कब्जा होना है वो मक्के और मदीने के ऊपर होना है, जो शिया इस्लाम का 1400 साल का बिजनेस है। अब इसराइल को जो है, अब देखिए, आप कहते हैं दो धड़ों में लोग बढ़ जाते हैं। भारत एक लोकतंत्र है, लोगों के पास लोग अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, और हमको उसको डिफेंड भी करना चाहिए, प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। लेकिन वो अपना विचार रखे, लेकिन हमको भी तो ये दिखना चाहिए ना, हमें पता चलना चाहिए कि भाई ये लोग जो विरोध करते हैं, ये जो साइड्स लेते हैं, ये किस वजह से ले रहे हैं। हमें अपनी आंखें तो खुली रखनी चाहिए। वो विरोध करें, वो उनके खिलाफ में सोशल मीडिया पे लिखें, उनके खिलाफ में प्रदर्शन करें, ये सब हमें संविधान में उनको अधिकार दिए गए हैं। लेकिन क्या हम जब वो ये चीज़ें कर रहे होते हैं तो क्या हम अपनी आंखें खुली रखते हैं? क्या 2012 में जब इजरायली एम्बेसी के ऊपर नई दिल्ली में जब एक एम्प्लॉई जो कि डिफेंस अटैचे थे इजरायली एम्बेसी के, उनकी बीवी की कार पे जब वो अपने बच्चों को स्कूल लेने जा रही थी, तो जो स्टिकी बम लगाया गया, जो फटा, इसकी में वो घायल हुई, उनका ड्राइवर घायल हुआ, 2 भारतीय भी घायल हुए जो सड़क पे थे। तो उनकी मदद करने वाला एक भारत का ही पत्रकार नहीं था, जो कौमी सलामती नाम का, नेशनल सिक्योरिटी नाम का एक अखबार उर्दू का निकालता था, ठीक है, वही जो रिपोर्टर जिसने रेकी करी, ये उसकी चार्जशीट में लिखा गया कि भाई इसने ईरानियों के साथ, IRGC के लोगों के साथ मिलकर के इसने रेकी करवाई, ठीक है। वही रिपोर्टर इस हमले के बाद 2 न्यूज़ चैनल्स के, जो मेन स्ट्रीम के आपके न्यूज़ चैनल्स थे, दोनों इंग्लिश के न्यूज़ चैनल्स, उस पर वो इसी घटना को रिपोर्ट भी कर रहा था। वो एज अ रिपोर्टर, एज अ फ्रीलांस रिपोर्टर, वो कवर कर रहा था इस स्टोरी को उन 2 अंग्रेजी चैनलों पे। और 2012 में जो 2 अंग्रेजी चैनल थे वो कौन थे आप जानती हैं? बिल्कुल, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे तो जो ये लोग हैं, हम इनको नज़रअंदाज करते हैं, हम इनको देखने नहीं चाहते। हम कहते थे ईरान ने तो भारत में क्या किया है। जब कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ, ठीक है, उस समय ईरान का क्या रुख था कश्मीर को लेकर, और आज ईरान का क्या रुख है कश्मीर को लेकर के। हमने क्या समय समय पर अपने ट्वीट्स में, अपनी स्टेटमेंट्स में कश्मीर के लोगों के लिए बयान नहीं देते, कश्मीरी मुसलमानों के लिए, कि भाई ये ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है, ये ऑप्रेस्ड क्लास है कश्मीरी मुसलमान। POK में हमास के जो इकट्ठा हुए थे आतंकी, तो उनका प्लान क्या था? वो यही था ना, और उसको ईरान का सपोर्ट भी मिला हुआ था। तो यार ये चीज़ें हर कोई देखता है, लेकिन क्या होता है ना, भारत में लोगों को लगता है कि ईरान से हम तेल लेते हैं, ईरान से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, आपने पढ़ लिया। लेकिन ईरान की आइडियोलॉजी भारत के को लेकर, या विशेष तौर से कश्मीर को लेकर क्या है, ये लोग बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। तो इसलिए वो एक धड़ा जो है ना, वो वहाँ चला जाता, और फिर वो शिया सुन्नी भी यहाँ पर सब कुछ एक हो जाता, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है। चलिए, जब मुस्लिम कंट्री की बात करते हैं और पाकिस्तान की बात ना करें, पाकिस्तान का जिस तरह का रुख रहा है, आसिम मुनीर को लेकर लोगों के अंदर काफ़ी रोष है। लोगों को लग रहा है कि अमेरिका के हाथों उसने खुद को बेच दिया। जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग नाराज़गी दिखा रहे हैं पाकिस्तान में, इस पूरे केस में क्या ईरान को ये लगता है कि ईरान को बिट्रे किया गया है पाकिस्तान के द्वारा? देखिए, ईरान के अंदर जो, देखिए, ईरानियन जो स्टेट है, वो ईरानी जो आम इंसान है, मैं, बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं वहाँ पे, जानने वाले भी हैं, वो इंडिया को बहुत पसंद करते हैं। ये रियलिटी है कि ईरान की जो आम जनता है वो इंडिया को पसंद करती है, इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस चाहती है, वो इंडिया आते भी हैं घूमने फिरने, और इंडिया के साथ उनका एक लिंग्विस्टिक, कल्चरल, हमारे बहुत सारे शब्द, भाषा, क्योंकि हमारी पहले ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी हुआ करती थी कभी, तो हमारे आज भी खड़ी बोली में बहुत सारे शब्द, बहुत शब्द मिलते हैं, जो फारसी के हैं। तो उनके साथ एक वो जुड़ाव वो महसूस करते हैं। लेकिन जो रजीम है, जो स्टेट है, जो खमनेई की जो रजीम है, वो क्या प्रो इंडिया है? नहीं, उसको आप प्रो इंडिया नहीं कह सकते। आप देखिए, चाबहार पोर्ट जो है, चाबहार पोर्ट बना रहा है इंडिया। ये लोग कहते हैं ना कि चाबहार पोर्ट जो है ये इंडियन, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और इंडिया को, वो चाबहार पोर्ट कंप्लीट कब होगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। और आज तक कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रही, इसका रीज़न क्या है? इसलिए क्योंकि ईरानी उसको कंप्लीट नहीं होना देना चाहते हैं, वो उसको प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं कि इंडिया को, जब तक इंडिया यहाँ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता चाबहार का, इंडिया के इंटरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो कभी कहते हैं हाँ ठीक है, आप थोड़ा सा बना लीजिए, तो हम जैसे ही वहाँ बनाने जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ करके वो काम रुक जाता है। वो वही इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, काम रुक जाएगा, फिर कुछ वक्त के बाद कहेंगे हाँ ठीक है आप कर लीजिए, तो उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं।
ताकि इंडिया का ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके, इंडिया को फंसा के रखा जा सके यहाँ पे। तो ईरानियन स्टेट जो है ना, वो स्टेट प्रो इंडिया नहीं है। जो रेजीम है, लोग भले ही प्रो इंडिया होंगे, मेजॉरिटी जो ईरानियन है वो भारत को लेकर के बहुत ये कहते हो सकारात्मक विचार रखते हैं, और वो खुद भी त्रस्त है उस रेजीम से। प्रॉब्लम ये है कि ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इस रेजीम को नहीं पसंद करता, लेकिन अब उनके पास चारा कोई नहीं है, क्योंकि जो ईरानियन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC जो है, वो IRGC और जो उनकी जो रिलीजियस पुलिस है और जो एक रेडिकल सेगमेंट वो ब्रेन वॉश करके पूरी जनरेशन तैयार की गई है, तो वो सड़क पर उतर जाते हैं और फिर पब्लिक एग्जीक्यूशंस होती हैं। आपने देखा वो क्रेनों के ऊपर टांग करके लोगों को फांसियां दी जाती है। बिल्कुल देखा है वो। एक साथ जो है 30 40 लोगों को एक साथ फांसियां दी जाती है, और पब्लिक एग्जीक्यूशन होती है, जनता के सामने होती है। और उसको वो क्रेनें भी जो है वो छोटी मोटी क्रेन्स नहीं होती, वो इतनी बड़ी होती है कि आप शहर के किसी भी कोने में हो आपको दिखाई दे। ठीक है, सो इस तरह से लोगों को जो है आप दबा के रखते हैं, सप्रेस करके रखते हैं। और ये रजीम के खिलाफ देखिए, भारत में जो लोग ईरान के सपोर्ट में है, कभी जाकर के जो स्पेशली जो सुन्नी मुसलमान ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कभी जाकर के जो अरब देश है, सुन्नी देश है, कभी उनका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू जाने कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वैसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू है क्या? जैसे कतर पे ये जैसे ही हमले हुए हैं, अभी देखा जाए ईरान ने जो बाकायदा बता के किए ताकि आम लोग ना मारे जाए। एक तो बताकर क्यों किए, दूसरा ये कि इसके बाद ही ये सीज फायर वाली बात उठी है। आखिर ये जो जितने सऊदी उधर के देश हैं, कतर हो गया, सऊदी हो गया, इन लोगों का रुख क्या है ईरान को लेकर? शिया सुन्नी की लड़ाई हम सब जानते हैं, लेकिन जब इजराइल हमला कर रहा है तो ये कंडेम तो करते हैं, लेकिन एक्शन कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए, बात ये है कि जो कतर को छोड़ दीजिए, कतर को छोड़ के जितने भी अरब देश हैं वो सारे एंटी ईरान हैं। ठीक है, वो खमैनी, उनको पता है खमैनी क्या चाह रहा है। कतर एक उर्दू में शब्द है मुनाफिक, या जिसको हिंदी में दोगला कहते हैं। ठीक है, तो वो एक दोगली कंट्री है कतर जो है, और ये बात मैं बस जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हमास को पैसा कौन देता है? कतर देता है। हमास के लीडर्स जिन महलों में रहते हैं वो कहाँ हैं? कतर में। ठीक है, ईरान की बिल्डिंग वहाँ पे कौन करता है? कतर करता है। आपको याद होगा तो सऊदी अरेबिया ने, UAE ने और सारी अरब कंट्रीज ने मिलकर के ब्लॉकेड किया था कतर को। ठीक है, और आप मुझे बताइए, जब आईसिस बनी तो यूसुफ करदावी, जो कि इख्वानुल मुस्लिमीन का जो लीडर था, उलेमा था, और वो माई बाप ही था उनका, आइडियोलॉजिकल गॉडफादर था। तो यूसुफ करदावी जब सुसाइड बॉम्बिंग के, आत्मघाती बम लगा करके फटने के जब फतवे दिया करता था, तो वो कौन से चैनल पे देता था? अल जजीरा पे देता था। वो लीगलाइज करता था, ऑथेंटिकेट करता था, और कहता था, एक रिलीजियस कवर देता था कि हाँ जो आत्मघाती हमले ये जायज़ हैं। तो अल जजीरा को पे उसको वो स्पेस किसने दी? वो कतर ने दी। खुद इख्वानुल मुस्लिमीन के, मुस्लिम ब्रदरहुड के जितने भी लीडर्स हैं, जब उनको सऊदी अरेबिया से, UAE से, इजिप्ट से, बाकी देशों जब मार के भगाया गया, तो उनको किसने शरण दी? वो सबको कतर से शरण दी। और ये जो इख्वानुल मुस्लिमीन वाले जो इख्वानी जो एक फितना है इस्लाम में, ये इनको जो है सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिलती है आज भी, वो कतर से ही क्यों मिलती है? तो वो जो ब्लॉकेडिंग की थी सारे अरब कंट्रीज़ ने कतर की, वो इसीलिए की थी ना कि भाई आप अल जजीरा पे बैठ के आप आतंकवाद को बढ़ावा दिलवा रहे हैं, आप सुसाइड बॉम्बिंग को लेजिटिमाइज कर रहे हैं, आप इख्वानुल मुस्लिमीन वालों को बिठा करके अपने यहाँ पे आप हमारे कंट्री में रजीम चेंज की आप बातें करवाते हैं, आप उनसे फतवे दिलवाते हैं इख्वानुल मुस्लिमीन के उलेमाओं से और मौलवियों से कि जो ये सारे के सारे जो किंगडम्स हैं, ये जितने भी अमीरात्स हैं, ये सारे सारे अमीरात के जो भी लीडर्स हैं, ये सारे सारे लीडर जो है ये मुशरिक हैं और मुनाफिक हैं और ये मतलब जालिम हैं। तो इस तरह की आप स्टेटमेंट दिलवाते हैं। तो कतर ये डबल गेम बहुत पहले से खेलता आ रहा है। और कतर ने अमेरिका के साथ मिल करके, और उसके ऊपर सऊदी इंटेलिजेंस के फॉर्मर जो चीफ थे, मेरे ख्याल से उनका नाम कोई तुर्की करके था, अभी नाम नहीं याद आ रहा, तो उन्होंने और आदिल अल जुबैर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन लोगों ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया था। और उन्होंने फ़ोन करके जो है उस समय ओबामा को, जो प्रेसिडेंट थे, उनको फ़ोन करके धमकी दी थी कि हमें पता है कि आप कतर के साथ मिल करके जो प्लानिंग कर रहे हैं हमारे यहाँ तख्ता पलट की, ठीक है, तो हमको ये ऑलरेडी पता चल गया है, और आपकी जो शिप्स हैं, ये शिप्स अगर हमारे यहाँ पे आई तो हम इसके ऊपर फायर करेंगे। उसके बाद वो शिप्स मुड़ करके वापस चली गई थी, ठीक है, क्योंकि वो प्लान लीक हो गया था। तो ये जो सारी जो चीज़ें हो रही हैं,
ये बराक ओबामा ने द ग्रेट रीसेट करके कायरो यूनिवर्सिटी में, आपको याद होगा सर 2008-9 में उन्होंने एक स्पीच दी थी कायरो विश्वविद्यालय में। उसके बाद से आप देखिए पूरे मिडिल ईस्ट में जो तबाही मच रही है। ओबामा का ये था कि जितनी भी किंगडम्स हैं पूरे मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया जिसको हम कहते हैं, जितने भी अरब देश हैं, यहाँ पे सब जगह डेमोक्रेसी आनी चाहिए। तो जो द ग्रेट रीसेट था वो ये था कि भाई हर जगह डेमोक्रेसी आए। तो वो डेमोक्रेसी लाने वाले कौन थे, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक है, अगर मैं मेजर एग्जाम्पल दूँ तो मेजर एग्जाम्पल आप इजिप्ट का ले लीजिए। ठीक है? इजिप्ट का सही बात है। तहरीर स्क्वायर में जब चल रहा था प्रोटेस्ट, हाँ, और वो तहरीर स्क्वायर में जो प्रोटेस्ट चल रहा था तो एक इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर जो वहाँ पे पोस्टेड थे उस समय, उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि मैं वहाँ पे गया देखने के लिए कि वहाँ पे तहरीर स्क्वायर में चल क्या रहा है। तो वो उस समय अंडर कवर वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। कहाँ पढ़ रहे थे ये नहीं बताऊँगा, बट वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने बताया मैं वहाँ गया जब कवर करने के लिए, देखने के लिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे एम्बेसी में, जो इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पे जो गूगल और फेसबुक के एम्प्लॉयज़ जो कि प्रेजेंटेशन देने आए थे हमको अपना कुछ प्रोडक्ट सेल करने के लिए और अपना उसके लिए, कहते हैं मैंने देखा कि वो लोग वहाँ पे फूड के पैकेट्स बांट रहे हैं, गूगल और फेसबुक ओके, हाँ। ठीक है। उन्होंने कहा वो फूड के पैकेट्स बांट रहे थे। तो मैंने कहा कि यार ये फूड के पैकेट्स क्यों बांट रहे हैं, इनको मैंने देखा है वहाँ पे। तो क्या उस समय मुझे समझ में आ गया ये पूरा ऑपरेशन CIA रन ऑपरेशन है, ठीक है। और ये ओबामा ने जो बोला था द ग्रेट रीसेट, ये उसी ग्रेट रीसेट में ये एक स्टॉप यहाँ पे इजिप्ट में आया है। तो वो मुस्लिम ब्रदरहुड की गवर्नमेंट वहाँ पे लाई गई। उसी के बाद इनका प्लानिंग ये थी कि अलग अलग कंट्रीज में लीबिया और ये हाँ, सब में- अरब क्रांति जो उन्होंने क्या ठीक था है। उस टाइम उन्होंने कहा कि भाई वॉर लड़ने जाते हैं लीबिया में, सीरिया में, पैसा बहुत खर्च होता है, उसमें बहुत सारा रिसोर्सेज लगते हैं, कू करा दो वहाँ पे, सिविल अंदर वॉर से- कर दो। हाँ, इम्प्लोड कराओ देशों को, ठीक है। और मुस्लिम ब्रदरहुड से अच्छा इंस्टीट्यूशन आपके पास तो कोई नहीं है वहाँ पे वेस्ट में, मतलब वेस्ट एशिया में। तो उन्होंने उसका इस्तेमाल शुरू किया। तो इसीलिए आप देखिए कि आज भी वहाँ पे जो इजिप्ट में सरकार है, उसको जब भी पैसे की कमी होती है, उसको जब भी कुछ भी होता है, वो डिक्टेटरशिप है, ठीक है। लेकिन उस डिक्टेटर को भी वो पैसे सऊदी अरेबिया या UAE ये मिल करके तुरंत 10 बिलियन, 15 बिलियन, 20 बिलियन तुरंत दे देते हैं अगर वो इकोनॉमी में थोड़ा सा भी डिस्टेबलाइजेशन आता है। क्यों दे देते हैं? क्योंकि वो जानते हैं अगर ये हटा तो फिर ये मुस्लिम ब्रदरहुड वाले आएंगे और ये फिर हमारे यहाँ पे डिस्टर्बेंस शुरू करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा जो अमेरिकन जो पूरा गेम प्लान था ओबामा का, या नियो कॉन्स जो हैं, इसमें हिलरी क्लिंटन, जो बाइडन और ये सारे के सारे ओबामा जैसे लोग हैं, तो ये नियो कॉन्स की जो प्लानिंग है कि भाई पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मोनार्की कहीं होनी नहीं चाहिए। भाई कौन सा देश कैसे चलेगा, वो लोग अपने आप को किस तरह से ऑपरेट करना चाहते हैं वो खुद डिसाइड करेंगे ना। भारत के लोगों को लोकतंत्र चाहिए तो हम लोकतंत्र में, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर हमको कल अगर अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान के लोगों को भाई लोकतंत्र नहीं चाहिए, वो कहते हैं कि नहीं भाई हमको तालिबान ही चाहिए। तो अगर मेजॉरिटी को तालिबान चाहिए तो वो तालिबान की हुकूमत चल रही है ना। क्या प्रॉब्लम हो गई है अफगानिस्तान में जब से ये गए? वो देश चल रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है उनकी साउथ एशिया की, अफगानी जो है रुपए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पूरे खेल में अगर देखा जाए तो इजराइल को लेकर अरब देशों का अब क्या रुख है? क्योंकि ये वही देश है जिसको पहले मान्यता तक देने को तैयार नहीं थे, उनके लिए तब वो मुस्लिम उम्मा वाला मामला आ रहा था। ईरान को लेकर हमने देखा ईरान अलग थलग पड़ रहा है, और इजराइल को लेकर जो है मौन समर्थन है कई जगह से, कहीं से डायरेक्ट भी है। तो मुस्लिम देशों का इजराइल को लेकर अब रुख कितना बदला है? देखिए अब्राहम अकॉर्ड्स हुए, उसमें 4 अलग अलग कंट्रीज ने उनको रिकॉग्नाइज किया और पहले तो रिकॉग्नाइज करते भी नहीं थे। तो और अब तो ट्रेड भी होता है, फ्लाइट्स भी आती है, सब कुछ है। सऊदी अरेबिया जाने वाला था अब्राहम अकॉर्ड्स में, रिकॉग्नाइज करने वाला था इजराइल को, तब तक से 7 अक्टूबर हो गया, ठीक है। और नेतन्याहू ने ये चीज़ पब्लिकली बोली है कि भाई ये हमला इन्होंने कराया ही इसीलिए था और इस स्केल पे इसलिए कराया, क्योंकि सऊदी अरेबिया इजराइल को रिकॉग्नाइज करने वाला था। अगर सऊदी अरेबिया, मोहम्मद बिन सलमान, द कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क, अगर वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो फिर तो बाकी किसी कंट्री के पास जवाब ही नहीं होगा ना कि भाई उनको वो न रिकॉग्नाइज करें या उसको एक अपार्थाइड स्टेट बोले या इस तरह की बातें करें। और आज भी आप देखिए इसराइल के अंदर भी जो IDF है, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं, उनमें जो है इसराइल की लगभग 15 से 20% आबादी मुसलमान है। जो अरब मुस्लिम्स हैं वो भी सर्व करते हैं IDF में, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो सर्व नहीं कर रहे हैं, वो भी सर्व कर रहे हैं, वो इसराइल को अपना देश मानते हैं। आप देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये सबको पता है पूरे वेस्ट एशिया में कि इसराइल के रहने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा फिलिस्तीनी का रहते कहाँ पे? क्या फिलिस्तीन में रहते हैं?
नहीं, वो जॉर्डन में रहते जॉर्डन में रहते हैं, सही ठीक बात है। है। हाँ, तो जो एक्चुअल में जो पैलेस्टीनियन कंट्री है, टेरिटरी है, वो तो वो है, ठीक है। द टेरिटरी ऑफ जुडेया एंड समारिया, ये जो है ना, ये दोनों जो है ये बेसिकली इजराइल है, ठीक? और ये चीज़ सबको पता है वेस्ट एशिया में, वो जितने भी अरब कंट्री हैं, तो वो मौन समर्थन भी देते हैं और पब्लिक सपोर्ट भी देते हैं। जिनके साथ अब्राहम अकॉर्ड हो गए वो पब्लिकली देते हैं। आज भी जो मिसाइल्स आती हैं ईरान से इजराइल की तरफ, उनको रास्ते में काउंटर जॉर्डन जॉर्डन करता है, हाँ। जॉर्डन की एयरफोर्स काउंटर करती। सो ये एक इवन फॉर दैट मैटर, आज जो सीरिया में जो गवर्नमेंट है वो क्या इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रही है? कर रही है। सो ये चीज़ देखिए, अब ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये सबको पता है। जैसे मैं आपको जो कार्यक्रम की शुरुआत में बोला मैंने कि अरबों को पता है कि ईरान की लड़ाई उनके खिलाफ है, उस सुन्नी इस्लाम के खिलाफ है। ये हमारे यहाँ पंजा सटाने वाले जो है ना, इनको नहीं पता, अरबों को मालूम है, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं, वो उनको देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ जो रहने वाले, जो स्पेशली ये जो साउथ एशिया का जो मुसलमान है, इसको गलतफहमी है। आप मुझे बताइए कि मोसाद के लिए जो सबसे ज़्यादा स्पाइंग कर रहे थे ईरान के अंदर, वो कौन से देश से आए थे? 80% स्पाइस जो ईरान के थे, इजराइल के थे ईरान के अंदर, वो अफगान थे, अफगान मुसलमान थे, एग्जैक्टली। ठीक है। सो और इजराइल के लिए आज इस पूरे रीजन में सबसे वो कंट्री कौन सी है जो सबसे ज़्यादा बेताब है इजराइल के साथ दोस्ती के लिए और इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए? वो पाकिस्तान। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, हामिद मीर तो पाकिस्तान के सबसे बड़े जर्नलिस्ट हैं। हाँ, भाई उनको तो कहते हैं ना कि भाई वो तो उसामा बिन लादेन का तो बार इंटरव्यू किया है। तो हामिद मीर प्राइम टाइम का शो करते हैं पिछले 25 साल हो गए, अब तो धीरे धीरे 25 साल हो गए। तो उन्होंने क्या ये बात पब्लिकली नहीं बोली कि जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है जनरल बाजवा, और वहाँ के ISI जो चीफ है फैज़ हमीद, और ये सारे इनको बुला बुला करके बोलते थे कि यार आप इसराइल के खिलाफ मत बोला करें, आप इसराइल के खिलाफ प्रोग्राम मत किया करें। बिकॉज वो जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो वो बहुत क्लोज पहुँच गए थे इसराइल को रिकग्नाइज करने को, कि हम इसराइल को रिकग्नाइज कर लें और इसराइल के साथ एक फॉर्मल रिलेशनशिप बना लें हम। पाकिस्तान के अंदर जो व्हाट्सएप को हैक करने के लिए और व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों के फ़ोन में घुसने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के वो जो सॉफ्टवेयर आया, वो इजराइल का ही तो था। वो इजराइल का ही था ना। एग्जैक्टली। तो उनको ये था कि भाई ये तो हम लोग चोरी से खरीदते हैं, तो अगर फॉर्मलाइज हो जाए रिलेशन तो हम उनसे टेक्नोलॉजी भी ले सकते हैं, हम उनसे हथियार भी ले सकते हैं, हम उनसे ये बाकी चीज़ें भी ले सकते हैं। तो उनको ये चीज़ वो बहुत चाहते थे। पाकिस्तान की आवाम को छोड़िए, वही अंतर आ गया, ईरान की आवाम और स्टेट रियासत। वही पाकिस्तान की आवाम भले इजराइल से नफरत करती हो, लेकिन जो उनकी रियासत है, जो स्टेट है, वो इजराइल इतना प्यार वो किसी से करती ही नहीं है। वो उनको पाने के लिए इतना बेताब है जिसके लिए वो अपने हाथ की नस काट लें। और शायद आवाम की ही मजबूरी है कि इसलिए वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, खुले तौर पे एकदम सामने नहीं आते इजराइल को लेकर। लेकिन ये देखिए वो कसूरी जो उनका फॉरेन मिनिस्टर था परवेज मुशर्रफ का, उसने नीदर अ डॉग नॉर अ हॉक करके उसने किताब लिखी थी बहुत मोटी सी, ठीक है। तो वो इतनी मोटी किताब है, पता नहीं किसने पूरी पढ़ी होगी। तो उसमें अगर आपने पूरे किताब को आप पढ़ें तो उसमें उसने लिखा है ना कि भाई हमारा बैक चैनल जो है टर्की के अंदर, हमारा बैक चैनल डायलॉग इजराइल की मोसाद के साथ चलता रहता था हमारा। उसने तो एडमिट किया ना। तो अब मुझे बताइए, तो ये तो सिलसिला परवेज मुशर्रफ के टाइम से चल रहा है। और जो ख्वाहिश है अलग अलग आर्मी चीफ्स की और उनके जो कोर कमांडर्स है जो पूरा पाकिस्तान चलाते हैं, उनकी तो यही है ना कि कैसे भी करके जो है हमको इजराइल को हम रिकग्नाइज कर लें। तो अरबों को छोड़िए, पाकिस्तानी स्टेट को भी पता है, वो भी इजराइल से। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया ना, ओवल ऑफिस में बैठ के उन्होंने कह दिया ना कि दे आर नॉट बैड विद इजराइल। एग्जैक्टली, साफ साफ बोल दिया। अब तो साफ कहते हैं कि दे आर नॉट बैड विद इजराइल, यू नो, दिस इज अ परसेप्शन अमंग्स द पीपल दैट दे आर बैड विद इजराइल, दे आर नॉट। तो इस तरह क्लियरली आपको कौन बताएगा? अब जिस डोनाल्ड ट्रंप को आप पाकिस्तानी स्टेट ये कहती है कि नहीं वो सच बोल रहे हैं, उन्होंने भी सीज फायर कराया, नहीं वो सच बोल रहे हैं, उनको नोबेल दे देना चाहिए। उनको नोबेल दे देना चाहिए। तो आप हमें ये बताइए, तो फिर इसको भी बोले कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहे हैं कि वी आर नॉट बैड विद इजराइल, तो उसको भी ओन करें ना। अमेरिका की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है जो हमले किए हैं अभी ईरान पर, B2 बॉम्ब गिराए हैं, कितना नुकसान हुआ है ईरान को? और अगर ये सीज फायर के बाद भी ये जंग जारी रहती है तो क्या ईरान की कंडीशन होगी? क्या ईरान सरवाइव कर पाएगा इतना युद्ध? जैसे कि इराक और ईरान के टाइम पे हमने देखा 8 साल तक चलता रहा था और जिसका कुछ नतीजा भी नहीं निकला था। क्या उसी तरफ इजराइल और ईरान भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, या इस हमले के बाद कुछ आपको लगता है परिस्थिति बदली ईरान की? देखिए, जो जूइश लॉबी है अमेरिका में,
APAC AIPAC जो है, जो कांग्रेसमैन सिलेक्ट करके भेजती है, उनको स्पॉन्सर कर रही है। अमेरिकन जूइश कमिटी, अमेरिकन जो जूइश अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें सबसे पावरफुल APAC है बेसिकली, वो डिसाइड करेंगे कि ये वॉर चलेगी रुकेगी, कब तक चलेगी। ना डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड करेंगे, और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चलाते अमेरिका जो चलाने वाले हैं वो लोग हैं। क्योंकि अगर आप अमेरिकन मीडिया को देखिए तो मीडिया वो कंट्रोल करते हैं। अगर आप अमेरिकन पॉलिटिक्स को देखें तो APAC अपने कांग्रेसमैन को खुद करती है। उनके बहुत सारे ऑफिसर्स जो है वो उनके पेरोल पे हैं। अमेरिकन जो हॉलीवुड है वो पहले अमेरिका में फिल्म इंडस्ट्री बाय द वे न्यूयॉर्क में हुआ करती थी, उसको वहां से उठा करके हॉलीवुड की स्थापना करने वाले भी जूस थे, क्योंकि उनको न्यूयॉर्क में स्पेस नहीं मिल रही थी, तो वो हॉलीवुड उन्होंने बनाया, जूस ने बनाया। 6-7 प्रोड्यूसर्स जो जू थे उन्होंने मिल करके हॉलीवुड की स्थापना की। और आज हॉलीवुड को आपको पता ही है, अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड के नाम से जाती है, न्यूयॉर्क को लोग भूल गए हैं जो फिल्म इंडस्ट्री हुआ करती। तो वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री, सारे बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो ओन करते हैं। बैंक्स अमेरिका के जितने हैं बैंक वो ओन करते हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF, इनकी अगर आप जाकर एक कॉम्पोजिशन देख लें कि कौन से रिलीजन से आने वाले एम्प्लॉय कितने हैं, ठीक है, की पोजीशंस पे, तो आपको पता चल जाएगा। आप जो अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जैसे ब्लैक रॉक है, ब्लैक रॉक $14 ट्रिलियन अकेले मैनेज करती है, $14 ट्रिलियन। वैनगार्ड है, वैनगार्ड अराउंड $10 ट्रिलियन के आसपास वो करते हैं। मतलब इंडिया की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है, वहाँ एक कंपनी $14 ट्रिलियन के एसेट मैनेज करती है। उसके ओनर कौन है? सारे जूस हैं, ठीक है। आप आ जाइए इधर क्या बोलते हैं अपना बाकी सेक्टर्स में, आप देखती है अमेरिका में आप जहाँ जाएंगे हर सेक्टर के ऊपर कंट्रोल उनका है। जो अमेरिका को अमेरिका बनाती है, जो इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशंस वो ओन करते हैं। सो वो डिसाइड करेंगे कि दे लिटरली ओन अमेरिका, और राइटफुली सो। उन्होंने अमेरिका को अमेरिका उन्होंने ही बनाया है, चाहे अपनी कंट्रीब्यूशन से बनाया हो। आप मुझे बताइए न्यूक्लियर बम किसने बनाया था? हाँ, ठीक है। और उसकी जो नींव रखी थी वो किसने रखी? नींव रखने वाला एल्बर्ट आइंस्टाइन था। बनाने वाले जो थे उनके ऊपर तो आपने देखा फिल्म बन चुकी है, ठीक है। तो ये सारे जूस ही तो थे ना। तो अमेरिका को एक वर्ल्ड सुपर पावर उन्होंने ही बनाया है, वही कंट्रोल करते हैं, वही चलाते हैं, वो डिसाइड करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बावजूद अगर इजराइल ने अगर हमला किया है, उनको कॉन्फिडेंस है ना, उनको पता है कि हम कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं चाहता था कि B-2 बम्बर यूज हो, वो नहीं चाहता था कि भाई, तो उससे मैंने बताया कोर वोटर बेस है वो एंटी वॉर है, तो नहीं चाहता था। लेकिन क्या उसके चाहने से उसको हमला नहीं किया? उसने करना पड़ा ना, किया। तो हाथ मरोड़ के जो काम चाहेंगे करवा लेंगे, ठीक है। वहां पे जो बैठे हुए जो जूस है, जेफरी एप्स्टीन है, जिनके बारे में इलॉन मस्क ने कह दिया कि उसकी फाइल में इनका भी नाम है, एप्स्टीन की फाइल में। उसके बाद ही सारा मामला थोड़ा सा पीछे हटे थे। तो जेफरी एप्स्टीन कौन था? जी सर, वो भी जो दुनिया की जो सारी सबसे बड़ी इकोनॉमी की जो रेटिंग एजेंसीज हैं, ये गोल्डमैन सैक्स, फलाने ठिकाने जितने भी हैं, कौन है ये लोग? सब जूस है, ठीक है। सो वो उस पूरे देश को ओन करते हैं। आपको पता है ब्रिटिश एम्पायर को जो कर्जा दिया था ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने, ठीक है, 19वीं सदी में, तो वो 2015 में चुकाया है ब्रिटिश एम्पायर ने, वहाँ के टैक्स पेयर्स ने। सो देखिए दुनिया में ना, दुनिया एक्चुअली जिस सर्कल में चलती है, जो लोग उसको ओन करते हैं। अच्छा, इसको ना बहुत मतलब एंटी सेमेटिक तरीके से बताने की कोशिश की जाती है कि यार सब कुछ ही जू ओन करते हैं, सारी ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है, ये जो फ्री मेसन्स हैं और ये सारे इल्यूमिनाटी है, और ये इस तरह की जो बातें करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि एक कम्युनिटी है, वो पिछले 4000 साल से परसिक्यूट हो रही है, और स्पेशली 2000 साल से तो लगातार ही परसिक्यूट हो रही है, ठीक है। कभी रोमन्स के हाथ में परसिक्यूट हो रहे हैं, कभी मुगल मुस्लिम्स के हाथ में परसिक्यूट हो रहे हैं, कभी जर्मन्स के हाथ में परसिक्यूट हो रहे हैं। तो अगर उन्होंने खुद को अगर एक दिन अपनी कम्युनिटी ने, पूरी कम्युनिटी ने एक साथ मिल करके ये वादा कर लिया, ये अहद कर लिया, ये डिसाइड कर लिया कि नेवर अगेन, ठीक है, और उसके बाद वो लग गए उस काम में कि भाई हम ये परसिक्यूशन अब दोबारा कभी नहीं झेलेंगे, और उसके लिए हमको खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फाइनेंशियली भी करना पड़ेगा, मिलिटरीली भी करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिकली भी करना पड़ेगा, हर तरीके से करना, टेक्नोलॉजिकली भी करना पड़ेगा। उन्होंने किया खुद को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप मुझे बताइए, जब जो 6 डे वॉर हुई,
ठीक है, उस 6 डे वॉर में ये सारी अरब कंट्रीज के खिलाफ लड़े ना अकेले, हाँ, एक साथ जाके जो 200 से ज्यादा प्लेन उड़ा दिए थे उन्होंने, ठीक है, एक दिन में। भाई उन्होंने सेक्रीफाइस किया उस लैंड के लिए, हम्म, उन्होंने अपने हजारों लोग मरवाए हैं, और लड़ करके उन सबसे उनके पड़ोसियों को समझ में आ गया कि इनसे लड़ना बेकार है, इनके साथ इनको रिकॉग्नाइज कर लो, इनके साथ मिल जाओ। यहाँ पे जो बैठे हैं, ठीक है, भोपाल के चुना भट्टी में बैठ के जो ट्वीट कर रहे हैं एंटी इजराइल, ठीक है, इनको गलत फहमी है अपनी, ये क्योंकि वहां पे गए नहीं है, इन्होंने देखा नहीं है। आप जाके देखिए ना इसराइल के अंदर उन्होंने उस रेगिस्तान को, ठीक है, जहाँ पे मतलब जो बियाबान था, उसको उन्होंने हरा भरा एक ऐसी जमीन बना दिया है जिसको देख करके लोग जो है कि वो कश खाते हैं। डेवलप्ड कंट्री की तरह ठीक है। दिखाई देता है एक रेगिस्तान के अंदर। सही बात है। तो आप मुझे बताइए, उन्होंने ड्रिप इरिगेशन, जिससे आपके यहाँ पे आपके देश में करोड़ों किसानों को फायदा हो रहा है, लोगों का घर चल रहा है, ये बड़े किसान नेता बने फिरते हैं, हितैषी बने फिरते हैं। इजरायली टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा फायदा तो इंडिया को हो रहा है ना, इंडिया के गरीब किसान को हो रहा है। आप मुझे बताइए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो ड्रोन जा करके हैरप ड्रोन जो वहां पे गिरे, जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग कामाकाजी ड्रोन्स थे, वो आपको किसने दिए थे? अमेरिका देगा आपको? नहीं देगा, इसराइल ने दिया आपको। आपको 1971 की वॉर में जब आपको असलाह चाहिए था, एम्यूनिशन चाहिए था, आपको कहीं से नहीं मिल रहा था, तो आपको किसने दिया? गोल्डा मेयर ने दिया, ठीक है। और गोल्डा मेयर ने ही बहुत एक हिस्टोरिकल बात कही थी, उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि अरब्स के बीच में, यानी मुसलमानों के बीच में और आपके बीच में पीस, शांति कब आएगी? तो गोल्डा मेयर ने बोला था कि जिस दिन ये अपने बच्चों से उतना प्यार करने, उससे ज़्यादा प्यार करने लग जाएंगे जितना वो हमसे नफरत करते हैं, उस दिन पीस आ जाएगी, ठीक है। सही बात है। कहते हैं कि इनकी नफरत हमसे इतनी ज़्यादा है कि सामने इनके बच्चों का प्यार भी इनके लिए कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि भाई कुर्बान कर देते हैं आप इंडिया में लड़ने के देखिए लिए। ना, क्या लखनऊ का अभी वो एक वीडियो आया ना, कहा कि मैं तो रो रहा था वो कि मेरा बेटा अगर वहां पे अगर शहीद हो जाता है, तो बहुत अच्छा होता, ठीक है। और इंडिया में कितने इस तरह के वीडियोज आ रहे हैं, और कुछ भी होता है हर जगह जिहाद लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। मैं तो सरकार से कहता हूँ कि भाई इनको जहाँ ले जाना है इनको भेजा करें। आईसिस में जब इनकी रिक्रूटमेंट हो रही थी, और जब यहाँ से लड़के जा रहे थे, जो कि केरल से भी गए, बॉम्बे से गए, आप देखिए बेंगलोर से गए, कहाँ से नहीं, कलकत्ता से गए, हर जगह से गए, भले ही इनसे वहाँ पे टॉयलेट साफ इनको लड़ने की परमिशन नहीं थी। हाँ, ये तो उनको अच्छा अपने लेवल का मुसलमान भी नहीं मानते हैं ना, तो उनको वहाँ टॉयलेट साफ करवाते थे। तो ये ऑन रिकॉर्ड है, कोई ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। वो उनके दिमाग में वो आईसिस वाला, या उनके दिमाग में हिजबुल्लाह वाला वो जो शहादत का जो जज्बा है वो नहीं है। ये टेस्ट करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म है आपके पास? मैं कह रहा हूँ, आज इमाम खमेनी आज अपील कर देना कि मैं 10 लाख हिंदुस्तान से मुसलमान चाहिए जो मेरे लिए आके लड़े। यहाँ पे यहाँ से बताता हूँ 50 लाख जाएंगे यहाँ से, 10 लाख बोलेगा, यहाँ से 50 लाख जाएंगे, और विलिंगली जाएंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो सरकारी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय होंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम डिनाइल में रहते हैं, हम एक एज अ स्टेट। आपको लगता नहीं इसमें शिया सुन्नी वाला एंगल नहीं, जो शिया होंगे वो जाएंगे या सुन्नी? नहीं, शिया तो जाएंगे ही जाएंगे। हाँ, शिया जाएंगे, 2-4 बेवकूफ जा सकते हैं सुन्नी, बट एट लास्ट सुन्नी नहीं जाएंगे, बिकॉज जो मौलवी है ना उनका, जो उनको कंट्रोल करता है, जो उनको बताता है कि कुरान खुद से मत पढ़ो वरना गुमराह हो जाओगे, ठीक है। हाँ, वो बोलता है कुरान खुद से नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। जब तक कोई आलिम ना हो, कोई मुफ्ती साहब ना हो, कोई मौलवी ना हो, जब तक वो उसका तर्जुमा ना बताएं तब तक नहीं पढ़ना। मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा। आप सर्वे डाल लीजिए कि ऐसा कौन सा मुसलमान है जिसको किसी न किसी मौलवी ने ये बात नहीं बोली, किसी न किसी का ये फतवा नहीं दिया है कि कुरान अगर खुद से पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि तुम उसका गलत इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो, जो कि गुमराही है। सो ये जो मौलवी लोग हैं, जो सुन्नी मौलवी है ना, वो कंट्रोल कर लेगा, पहले उनके लिए कहाँ लड़ने जा रहे हो, वो नहीं जाने देगा उनको, सुन्नियों को। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, देवबंद से और अलग अलग जो मदरसे इंडिया में बड़े बड़े, वहाँ से फतवे आ जाएंगे कि भाई कोई सुन्नी नहीं जाए वहाँ पे जिहाद के लिए। भाई आप शियाओं के लिए लड़ेंगे जाके जिहाद, वो तो नहीं हो सकता। तो शिया तो जाएंगे, सुन्नी नहीं जाएंगे। आपको एक छोटा सा घाव होता है, आप उस पर समय से अगर आप उसके ऊपर डेटॉल लगा करके, उसको सैनिटाइज करके, उसको अगर आप अच्छे से प्रोटेक्ट कर लें, उस पर आप रुई लगा करके पट्टी बांध लें, वो चोट ठीक हो जाएगी आपके। आपसे बेटाडीन लगा दे, सूख जाएगा। हम क्या करते हैं ना, चोट लगी है, खून बह रहा है, हम उसको देखने नहीं जाते, हमको लगता है हम उसको देखेंगे नहीं तो ठीक हो जाएगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। वो अपने आप ठीक नहीं होगा, कुछ दिन में वो और बुरा होगा, और बुरा होगा, एक दिन कैंसर बन जाएगा, ठीक है। और फिर आपको पूरा पैर काट के निकालना पड़ेगा। जिस तरह से हम डिनाइल में थे, हम उसको डिनाई करते रहे। अलग अलग संस्थाएं, आर्य समाज जैसी और बाकी के लीडर्स बोलते रहे आपको, ठीक है, कि ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हो रही है, ये डेंजरस है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हो रही है, डेंजरस है।
ठीक है, हमारे देश की जो जो बृहद हिंदू समाज था, जो हमारी जो लीडरशिप थी, वो चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। तब तो कांग्रेस इकलौती सोल स्पोक्स पर्सन थी भाई, तो वो नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार थे। तो क्या हुआ, वो रेडिकुलेशन बढ़ते 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 एक दिन ऐसा आ गया कि आपको वो हिस्सा काट के निकालना पड़ा और आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश बनाने पड़े। आप आज भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, अपनी गलतियों से सीख लो। हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है उसने नेवर अगेन नहीं बोला है अभी, ठीक है, जो इजरायलियों ने सीख लिया है, जो सीख लिया कि भाई नेवर अगेन, जो भी कॉस्ट होगी हम पे करेंगे, बट हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आज तक डिनाइल में हैं, हम मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। हर किसी को दिमाग में अपना अपना फितूर बैठा हुआ है, तो कि नहीं हम को एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं कोई रेडिकेशन नहीं है, कोई आईसिस में नहीं जा रहा। और हिंदुस्तान, आप मुझे बताइए, जब फिलिस्तीन के ऊपर ये चल रहा था तो आपको याद है जब रोहिंग्यास का जब मामला शुरू हुआ था नया नया, इस देश में से कौन सा शहर था जहाँ पे दंगे नहीं हो रहे थे? हाँ बिल्कुल ठीक है। रोहिंग्यास को लेकर के हजारों की तादाद में, मैं उस समय प्रयागराज में था, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है हजारों की तादाद में लोग निकलते हुए सड़क पे दंगे करते हुए। रोहिंग्याओं के साथ हो रहा है, म्यांमार की सरकार कर रही है, प्रयागराज में जब बसें चला रहे हैं, प्रयागराज में दंगे कर रहे हैं। वो मुंबई में जो था अमर जवान ज्योति अमर पे जवान वो ज्योति जो को तस्वीर थी वो तभी की है, पाँव से मार के तोड़ रहे थे, वो सेम उसी समय की बात है ना, वो सेम वही रोहिंग्या के ऊपर थे। अब बताइए कि जो अमर जवान ज्योति बनी हुई थी भाई, उसका रोहिंग्या से क्या लेना देना था? और यहाँ के मुसलमानों का क्या लेना देना है? लेकिन नहीं, बात वही, हम डिनाइल में रहते हैं ना। हम मानते हैं कि जो उम्मा वगैरह है सब कुछ नहीं है, जो हिंदुस्तान का जो ये लोग हैं ये हमारे लिए है, इनको वहाँ से भाई वो ठीक है, वो उनको भले ना मुंह लगा, ठीक है। जो अरब हैं वो ना अपनी रोटी देते हैं ना बेटी देते हैं, पनिशेबल ऑफेंस है बाय द वे वहाँ पे। अच्छा कि आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, हाँ मतलब जो नॉन अरेबिक जो है वो अरब लड़की से शादी नहीं कर सकते, करते हैं तो पनिशेबल ऑफेंस है। आप मुझे एक तपल बता दीजिए ना, जो यहाँ से तो लाखों की तादाद में रहते हैं वहाँ पूरे वेस्ट एशिया में, एक आदमी बताइए जिसने किसी अरब लड़की की शादी की है। खलील भाई, सुलेमान भाई, कोई यहाँ पे तो हैं, बहुत गए यहाँ से। अच्छा तो किसी एक में की हो भाई, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, उनकी बेटियों से शादियां भी करते हैं, वहाँ बैंक अकाउंट भी खोलते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप भी लेते हैं, वो भी नहीं मिलती है अरब में, ठीक है, वो भी लेते हैं। और उसके बाद गाली किसको देते हैं? उन्हीं लोग। तो आप मुझे बताइए ना कि ये है किसके सगे? अरबों की तलवे चाटते हैं जो कि इनको मुंह नहीं लगाते, ना रोटी देते, ना बेटी देते, ना नागरिकता देते, ठीक। तो ये सबसे बड़ी हमारे यहाँ पे क्या है, हम एज अ हिंदू जो है ना, हिंदू इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, उसे पता ही नहीं है। हिंदू ने अपना धर्म नहीं पढ़ा तो उनके बारे में क्या ही उसको पता होगा। वो जो बॉलीवुड से देखता है, बॉलीवुड में लोग जाते कहीं चादर चढ़ाने तो ये भी पहुंच जाते हैं। नहीं, बॉलीवुड अपने आप में एक अलग विषय ही हो जाता है, उस पर तो हम एक दिन अब बैठ के चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो नैरेटिव गढ़ने का पूरा खेल किया गया है और जो ब्रेन वॉश वाला पूरा खेल किया जाता है, सॉफ्ट पावर का क्या इस्तेमाल होता है बॉलीवुड जैसे, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जो धीरे धीरे शायद अभी जो वक्त चल रहा है उनको समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो वो अभी चुप है। एक छोटी सी बात करते हैं, आप मुझे बताइए, मैंने आपको एग्जांपल दिया गोल्डा मेयर का, 1971 में उन्होंने आपको सपोर्ट किया वॉर के समय, कारगिल में उन्होंने सपोर्ट किया आपको, जब आपको सैटेलाइट इमेजरी कोई नहीं दे रहा था तो उन्होंने दी, अदरवाइज आप कारगिल वॉर नहीं जीत पाते। अगर जीतते भी तो आपकी कैजुअलिटीज कम से कम 10 गुना होती जितनी हुई उससे, ठीक है। आप मुझे बताइए कि आपके हर क्रिटिकल मोमेंट पे आपके साथ खड़े हुए, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे एक लौती कंट्री जो आपके साथ खड़ी थी ओपनली, वो इसराइल थी। ये जब भी विरोध करना होता है किसका विरोध करते हैं? इसराइल का करते हैं, ठीक है। ऐसा कोई मौका नहीं गया जहां पे ईरान ने कभी भी, चाहे वो शाह की गवर्नमेंट रही हो चाहे ये खमैनी की गवर्नमेंट हो, जहां पे ईरान ने पाकिस्तान का सपोर्ट न किया हो। शाह के टाइम पे तो 1971 वॉर के टाइम पे शाह ने कहा था कि भाई आकर के अपने प्लेन्स जो हमारे यहाँ खड़े कर लो, अपने पाकिस्तानियों को कहा कि अपने प्लेन्स हमारे यहाँ खड़े कर लो, इंडियन एयरफोर्स से बचाने के लिए आप हमारी एयर स्पेस यूज़ कर लो, आप हमारे बॉर्डर से तो आप लोगों को ही हटा लो, आप जाओ इंडिया के खिलाफ, हमारे यहाँ से एक हमारी आर्मी प्रोटेक्ट करेगी आपका बॉर्डर ईरान पाकिस्तान का। तो उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं ना जो आपके खिलाफ लड़ते हैं, ठीक। आप मुझे बताइए, और जो आपके सपोर्ट में है मोहम्मद बिन सलमान को और इन रूलर्स को गालियां देते हैं, हाँ, क्योंकि वो आपके सपोर्ट में, उनके यहाँ पे जाके नौकरियां कर रहे हैं, हाँ, उनके यहाँ जाके नौकरियां कर रहे हैं, उनसे वीजा मांगते हैं, उनके तलवे भी चाटते हैं, उसके बाद गालियां भी उनको देते हैं, उनसे रिलेट भी करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो नहीं करते, वो अलग बात है। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप सोचिए कि मतलब कहते हैं ना, ये जो मुनाफिकत है ना, ये दोगलापन जो है, ये इतना ज़्यादा है इस पूरे रीजन में, इतना ज़्यादा है
कि आप सोच नहीं सकती हैं। हाँ, मतलब आज वीजा खुल जाए तो अमेरिका का अगर लेना हो तो जगह 10,000 जन, मतलब पुलिस कम पड़ जाएगी, इतने आके लाइन लगा लेंगे अमेरिका जाने के लिए। लेकिन गाली किसको देनी है? नहीं, अमेरिका अमेरिका का क्या आपको लगता है? डोनाल्ड ट्रंप जो भी बोल रहा है, आपने जिस तरह से बताया कि पावर कहीं और है, ये पावर ट्रंप को चुप नहीं करा पाती क्या, कि थोड़ी देर चुप भी हो जाओ, कि मत बोलो इस तरह की बातें? क्योंकि आप एक तरफ जब बोल रहे हैं 15 दिन का समय चाहिए, 2 दिन बाद आप ईरान पे अटैक कर देते हो। एक जबान की भी कीमत होती है ना, एक क्रेडिबिलिटी भी होती है कुछ। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का वो कैरेक्टर है वैसा, आज ऑन करो कल डिसऑन कर दो, आज एक बात करो कल दूसरी बात कर दो, ठीक है। बोलो कि मैं 2 हफ्ते बात करूंगा और दूसरे ही दिन कर दो हमला, ठीक है। मैं 2 हफ्ते में सोच के बताऊंगा और दूसरे दिन हमला कर दिया। वो डोनाल्ड ट्रंप का कैरेक्टर ही उस तरह का है। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप, मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि वो बोलते रहे जो उनको बोलना है, करेंगे वही जो वो चाहते हैं। मतलब उनके जो ट्वीट्स इस तरह के आते हैं और जिस तरह की वो बातें कहते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब वैसे भी लोग, आपको नहीं लगता कि थोड़ा एंटरटेनमेंट के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को देखने लग गए हैं? तो वही है ना, वो एंटरटेनमेंट ही तो है ना। और क्या है वो, आप मुझे बताइए ना, अमेरिका में जो जो अब अच्छा आने से पहले क्या करते हैं कि मैं डीप स्टेट खत्म कर दूं। हाँ, खत्म हो गई डीप स्टेट। उन्होंने तो बोला था वॉर में भी नहीं जाएंगे, लेकिन अमेरिका ने करा ना ईरान पर हमला। क्या लगता है वैभव, क्या अब आने वाले समय में देखा जाए ईरान इजराइल की जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि हम इस तरह की चीज़ पहले भी देख चुके हैं कि हम कहते थे कि रशिया यूक्रेन है, 3 दिन नहीं चलेगा, रशिया जो है यूक्रेन को 3 दिन के अंदर अपने कब्जे में ले लेगा। आज कितने साल हो गए, 3 साल होने को आ रहे हैं, 3 साल हो चुके हैं इनफैक्ट, तो 3.5 साल। ऐसा ही यहाँ पर भी लग रहा था कि इजराइल के सामने ईरान नहीं टिकेगा। ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया है, काफ़ी नुकसान इजराइल को पहुंचाया है। और ये भी तय बात है कि ईरान को, क्योंकि इंटरनेशनली उतना सपोर्ट नहीं, तो उसके पास भी एक लिमिटेड साधन होंगे जिनसे वो काम कर रहा है। पर क्या लगता है कि ये जो परिस्थितियाँ मिडिल ईस्ट में बन रही हैं, ये कब तक बनी रहेंगी, और क्या वाकई में शांति होगी? कोई चाहता है या कोई नहीं चाहता है कि शांति ना रहे, इसलिए ये हो रहा है? देखिए मुझे नहीं पता वो कौन लोग थे जो कह रहे थे कि 3 दिन में खत्म हो जाएगी। कोई वॉर्स 2 दिन में 3 दिन में नहीं खत्म हुआ करती। और देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर था, 4 दिन चला, 5 दिन चला, खत्म। वॉर्स नहीं ऐसा होती है, ठीक है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये बेसिकली इसराइल ने इसको एक तरीके से वॉर डिक्लेयर की हुई है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वॉर ना रहे, एक छोटा लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट बन के रह जाए कि भाई आप भी खुश हो गए, आप भी खुश हो गए, ठीक है, और मेरे टेन्योर में ये वॉर ना जाए। जब तक देखिए ईरान के पास जो ईरान का एरिया है, जो टेरिटरी है, वो आप मैप पे बैठ के देखेंगे, वो ऑलमोस्ट द साइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है। इतना बड़ा देश है, तो ग्राउंड इन्वेजन तो वहाँ हो नहीं सकता इतने बड़े देश में। और जो जिस तरह का टेरेन है, जिस तरह के माउंटेन्स है, रिवर्स है, डेजर्ट है, अफगानिस्तान की तरह ही कुछ चीजें वहाँ पर, उससे भी टफ थोड़ा। अफगानिस्तान के पास जैसे देखिए, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, हाँ, मोस्टली माउंटेनियस रीजन है और उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आप वहाँ पे जाएं ईरान के अंदर, तो आपको डेजर्ट भी मिलता है, आपको कोस्टल एरियाज भी मिलते हैं, आपको कहते हैं कि जो स्नो लैडन माउंटेन्स भी मिलते हैं। तो मतलब उनके पास हर तरह की टेरेन है। तो इतने बड़े देश में जहाँ पे इतने डिफिकल्ट टेरेन हो ना, वहाँ पे लैंड इन्वेजन तो यही वो अमेरिका या इसराइल दोनों ही नहीं करेंगे कभी। दूसरी उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लैंड इन्वेजन नहीं करेंगे तो हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, जो कि है रजीम चेंज, खamenei को हटाना, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो उनका प्रयास ये है कि भाई हम इसको ऑपरेशन करें इस तरीके से कि जो डिसग्रंटल्ड पॉपुलेशन है ईरान के अंदर की, उसको हम अपनी साइड में लें, उनको एम्पावर करें, उनको पैसे दें। जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो वो आर्म्ड ग्रुप्स जो है, जो ISKP इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, और जो सुन्नी बलोच ग्रुप्स हैं सिस्तान प्रोविंस में, बलोचिस्तान के, ईरानी बलोचिस्तान जो है, वहाँ के जो अजरी आर्म्ड ग्रुप्स हैं उनको, जो कुर्द आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो ईरान की ज़मीन पे ईरान कब्जा करके बैठा हुआ है, उनको इनको हथियार दिए जाए, इनको एमिनेशन दिया जाए, इनको पैसा दिया जाए और इनको ग्राउंड सपोर्ट दी जाए, जिसमें कि पाकिस्तान, ईरान, आपका टर्की और जो अजरबैजान की जो गवर्नमेंट है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो हमको हेल्प करें। तो अगर आपको याद होगा तो कल परसों स्टेटमेंट आया जो कुर्द थे उनका भी, परसों ही स्टेटमेंट आया जो बलोच सुन्नी ग्रुप्स हैं उनका भी,
और परसों ही जो स्टेटमेंट है, जो अजरी ग्रुप्स हैं उनका भी तीनों का एक ही दिन में वीडियो स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि भाई हम इस रेजिम के खिलाफ अब हम लड़ेंगे और हमको जो भी सपोर्ट करेगा हम उसके साथ हैं, ठीक है। तो ईरान की जो रेजिम है, इन्होंने परसिक्यूट भी तो बहुत किया है। जो सुन्नी बलोच है उनको कितना मारा है इन्होंने, जो अजरी है उनको कितना मारा है इन्होंने, जो आपके जो कुर्द है कुर्दों को कितना मारा है। तो बहुत सारे इस तरह के ग्रुप्स हैं। और फिर इराक के अंदर भी तो जो सुन्नी है उनकी भी तो कंप्लेन है ना, वो इनकी तो आईसिस जो बनी थी, तो आईसिस तो बनी ही इसलिए थी कि वो सारे हाँ उनको नौकरियां तक नहीं दी गई थी, बाथ पार्टी के लोगों को, वो सब अमेरिका के साथ मिलकर और ईरान के खिलाफ जो चला था, तो वो बनने का रीजन ही वही था उनका। सो ये जो सारा का सारा जो गेम है ना, वो गेम अनफोल्ड होगा। तो अमेरिका का कहना ये है कि लेट्स प्ले अ लॉन्गर गेम, ठीक है, इंटेलिजेंस के लेवल पे खेलते हैं मूव्स के थ्रू। अब इजराइल का जो बेंजामिन नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू थोड़ा सा रेस्टलेस किस्म का है। उनको ये है कि यार अब जो चीज हो गई है ना, अब रिजल्ट निकालो जल्दी, खत्म करो इसको जो है। सो अब इस चीज को लेकर के जो अमेरिकन से थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। तो आपने वो स्टेटमेंट सुनी भी जो उनकी है। अगर आपको याद हो तो बिल क्लिंटन जब प्रेसिडेंट थे और अपने लास्ट ईयर में थे, 14 साल में प्रेसिडेंसी की, तो नेतन्याहू पहली बार आए थे उनसे मिलने। और वो आकर के उन्होंने बोला, उन्होंने बातचीत शुरू की। तो बिल क्लिंटन को जब वो चले गए तो बिल क्लिंटन ने बोला कि who the f he thinks he is, and who the f is the global superpower, ठीक है। ये उनका स्टेटमेंट था कि नेतन्याहू वाज एक्चुअली टेलिंग हिम कि आपको ये करना है, ये एटीट्यूड जो था, हाँ, कि भाई वो ही वाज गिविंग ऑर्डर्स टू बिल क्लिंटन कि आपको ये करना चाहिए, इसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ही वाज टेलिंग हिम थिंग्स टू डू, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लगा कि भाई बिल क्लिंटन अब इजराइल को खिलाफ चले जाएंगे, ये सब दुनिया में क्योंकि ये खबर लीक हो गई थी। तो और जिन डिप्लोमेट ने ये खबर लीक की वो उस समय रिस्पॉन्सिबल थे उस पूरे डेस्क के। उसी साल 2 बार बिल क्लिंटन इजराइल गए, नेतन्याहू के साथ हाथ मिलाया और इजराइल के कहे हुए, नेतन्याहू कहे हुए हर वो काम किए जो नेतन्याहू ने कहा था। तो ये आपको दिखाता है ये हालत उस समय थी। अब आज की डेट में आप मुझे बताइए कि चलिए सोशल मीडिया पे ले लेते हैं, गूगल कौन ऑन करता है, लैरी पेज कौन है, जो है मेटा, मार्क ज़करबर्ग, ठीक है। आप बताइए ना मुझे, कहता कौन सा अमेरिकन प्लेटफॉर्म है जो वो ऑन नहीं करते हैं, ऐसे कौन सा सेक्टर है जो वो ऑन नहीं करता है, हर इंडस्ट्री वो ऑन करते हैं। बात सिर्फ यही नहीं कि ऑन करते हैं, उनके अंदर अपने कंट्री के लिए और अपने लोगों के लिए को लेकर एक यूनिटी भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं कंट्री तो उनकी यूएसए है, हाँ, पर अपनी कम्युनिटी को लेकर जो फीलिंग है ना, अपने होली लैंड, वो उसको इजराइल को पुण्य भूमि कहते हैं ना, भाई वो हमारी होली लैंड है। और आपको पता है कभी भी आप जाइए, कभी भी मतलब एक CIA के फॉर्मर ऑफिसर है, उन्होंने बताया क्या कि मैं जिस दिन मैं वहाँ पे कैपिटल हिल में मेरी अपॉइंटमेंट हुई, कि मैं जिस दिन कैपिटल हिल गया, क्या पहले ही दिन मुझसे जो APEC के जो है 4 रिप्रेजेंटेटिव मिलने आ गए फर्स्ट डे। कहते कि वो आ गए APEC के मुझे मिलने और मुझे कहते हैं कि वो वेलकम टू कैपिटल हिल। कहते हैं यार मुझे बोलते हैं वेलकम टू कैपिटल हिल, कहते हैं मैं जो गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूँ, मुझे कहते हैं वेलकम टू कैपिटल हिल, लाइक कि कैपिटल हिल बिलोंग्स टू देम, ठीक है। उन्होंने कहा कि वेलकम टू द कैपिटल हिल, लाइक वी वुड लाइक टू इनवाइट यू टू द होली लैंड। कहते पहला काम यही किया कि हमको ये नहीं बोला कि इजराइल आना है आपको, कहते हैं वी आर गोइंग टू स्पॉन्सर अ फुल ट्रिप, फुल स्पॉन्सर्ड ट्रिप, फर्स्ट क्लास ट्रैवलिंग और स्टे और ये सब कुछ हम आपको देंगे और आपको हम होली लैंड। कहते वो इजराइल बोलते ही नहीं अपने मुंह से। और कहते हमारे पूरे ऑफिस में क्या शायद 10% लोग होंगे जिन्होंने वो ट्रिप नहीं लिया होगा, ताकि 90% ने लिया। कहते पेड, फुली पेड वेकेशन, फर्स्ट क्लास ट्रैवल, वहाँ पे इजराइल के अंदर, जेरूसलम के अंदर 7 स्टार स्टे स्वीट के अंदर, किसको नहीं चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं एक जो हमारा जो एक रिलीजियस सेंटिमेंट है क्रिश्चियंस का, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेरी रेलेवेंट टू द क्रिश्चियंस ऑल्सो ना, इसलिए आप देखिए कि इनको जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है वो जो इवेंजेलिकल्स हैं वहाँ पे अमेरिका के अंदर, वो करते हैं। क्यों? क्योंकि आर्मेगेडन जो होना है वो कब होगा, जब वहाँ पे जूइश गवर्नमेंट आएगी। तो उनको चाहिए वो इजरायली जूइश गवर्नमेंट वहाँ पे रहे, तभी तो वो जीसस क्राइस्ट लौटेंगे। तो एक रिलीजियस उनका भी सेंटिमेंट वो एक्सप्लॉइट करते, विच इज़ गुड।
हर किसी को करना चाहिए। तो मैं वो कह रहा हूँ कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, भले ही वो वहाँ न जाए, भले ही वो वहाँ न रहें, लेकिन वो उसको अपनी पुण्य भूमि मानते हैं कि भाई वो हमारा। आप मुझे बताइए कि कितनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एनआरआई कम्युनिटी नहीं है, एनआरआई कम्युनिटी बहुत पेट्रियोटिक है, बात है, लेकिन बट कितने हैं वो जिनके अंदर वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है इंडिया के साथ। अब वो भारत को अपनी पुण्य भूमि मानते हो, जन्मभूमि तो चलिए ठीक है। ये जो जूस है वहाँ पे, उनमें से तो 70-80% ऐसे जूस हैं जो कभी इसराइल गए भी नहीं है, मतलब 3rd जनरेशन 4th जनरेशन जो है अमेरिका में पैदा हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग उस जमीन से है। बाप भी कभी इसराइल नहीं गया था, बेटा भी कभी नहीं गया, बट ही विल फाइट फॉर द इजरायली कॉज। सो ये अंतर है, ये हमको एक, जो हम बार बार ये कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ना, हम इसराइल नहीं बन सकते, हम इसराइल कब बनेंगे, तो आप इस तरह से आप बिहेव कीजिए। आप मुझे बताइए कि आज दुनिया में ऐसे बिजनेसमैन नहीं है जो $500 मिलियन इंडियन ओरिजिन के बिजनेसमैन जिनके पास $500 मिलियन वो डोनेट करने के लिए, बहुत सारे हैं, हम जानते हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी आज तक $500 मिलियन किसी इलेक्शन में इंडिया में डोनेट किया है? नहीं किया। यहाँ पे तो जो बोलते हैं ना कि मुझे याद है जब ये मैं आपसे आपको बात बता रहा हूँ, 15-20 साल पहले की बात है। बनारस के अंदर आपको पता है बनारसी साड़ियाँ बनती हैं, बनारसी साड़ियाँ मेजॉरिटी 99% जो है बनाने वाले मुसलमान हैं, अंसारी जो हैं वो बनाते हैं। मैं उनके मोहल्ले में था और वहाँ पे एक आदमी पर्ची लेकर के हाथ में चंदा काट रहा था। तो वो चंदा कहाँ के लिए काटा जा रहा था? कि गाजा के भाइयों के लिए। उसके ऊपर लिखा हुआ था फिलिस्तीन, गाजा फिलिस्तीन में जो भाई हैं उनके लिए, उस पर से लिखा हुआ था उनकी मदद के लिए। और वहाँ पे वो जो दिन की दिहाड़ी 50 रुपए 100 रुपए की दिहाड़ी पे जो काम करता है ना, वो आदमी ने अपनी एक दिन की दिहाड़ी उठा के दे दी। कहता है एक दिन कमाई हमारी भाइयों के लिए। उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंग उन फिलिस्तीनियों के साथ है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपके अंदर वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है नहीं है। तो जिस दिन आपके अंदर, जब आपके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग वो है नहीं, जब आपके अंदर उतना डेडिकेशन या उतना कह लीजिए कि सरोकारी आप नहीं रखते, ठीक है, आप कहते भाई तो सरकार का काम है, सरकार करेगी। सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन भी दे, सरकार इनको घर भी बना के दे दे, सरकार इनको चलने के लिए मुफ्त की बस भी दे दे, मतलब सरकार शादियों में तो पैसा, तो आपको पता है सरकार शादियां भी कराती है, तो उसके लिए भी सरकार पैसे दे दे। और उसके बाद कहेंगे सरकार करती क्या है? तो यहाँ पे सबको सरकार से ही ना, खुद सरकार के लिए कुछ नहीं करना, खुद इस देश के लिए कुछ नहीं करना, बस देश हमारे लिए क्या करना है इस बात की शिकायत सबको है, और बनना इसराइल है आपको। तो ये ट्रेजेडी है हमारी, ये हमारी व्यथा है। और अगर वो हम बन जाते हैं, अपनी बिलोंगिंग हम ले आते हैं अपनी, तो हम बन जाएंगे इसराइल। मैं कहता हूँ ना, आज ले आए कल बन जाएंगे इसराइल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आपको अपनी प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। फिर गृह मंत्री जी खड़े होकर संसद में ये नहीं कह सकते कि इंडिया से कोई नहीं गया आईसीस, फिर आपको मानना पड़ेगा कि गए हैं आपको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो बाबू लोग हैं ना, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको ये है कि प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, एक्सेप्ट कर लोगे तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, फिर उसको एड्रेस करना पड़ेगा। वो क्यों करेंगे? जब बढ़िया हमको बंगला मिला हुआ है दिल्ली में, ड्राइवर मिले हुए हैं, चार गाड़ियाँ मिली हुई हैं, घास काटने के लिए एक माली भी मिला हुआ है, और घर में खाना बनाने के लिए 2 नौकर मिले हुए हैं, और एक कपड़ा प्रेस करने के लिए मिला हुआ है, एक जूता पॉलिश करने के लिए मिला हुआ है। जब इतना बढ़िया फर्स्ट क्लास सब कुछ मिला हुआ है तो भाई एंजॉय करें ना, ठीक है, एंजॉय करें। ये प्रॉब्लम एक्सेप्ट करते फिरेंगे तो यार फिर कौन इतना सॉल्व करता फिरेगा फिर? तो ये कोई नहीं करता। आपको इंडिया को बनाना है इसराइल ना, अपनी ब्यूरोक्रेसी आधी कर दीजिए, आधे ब्यूरोक्रेट्स को फायर कर दिए, बन जाएंगे। इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है। ये न प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करते हैं, न पॉलिटिशियंस को एक्सेप्ट करने देते हैं। ये हमेशा समझाते हैं कि ये सर ये काम मत करिए, ऐसा तो मतलब ऐसा मंत्र फूकते हैं ना कान में। वो पुतिन ने कहा था ना कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हर प्रेसिडेंट जब भी होता है, आता है नया, तो वो कहता है कि मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, हम ट्रेड करेंगे, ये करेंगे, कहते फिर वो ब्लू सूट में 4 लोग आते हैं सूटकेस लेके, वो उसको समझाते हैं और फिर वो हमसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। ये हाल हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बातें करते हैं, वो करना भी चाहते हैं, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता हूँ। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस में आते हैं, वही वहाँ यहाँ पे नीले सूट में नहीं आते, किसी और सूट में आते हैं टाई लगा करके। ये इनको कुछ ऐसा पढ़ा देते हैं कि वो साल भर में वो किसी लायक नहीं रहते, फिर वो वही करते हैं जो ब्यूरोक्रेसी चाहती है। तो इंडिया में आप देखिए तो मोर और लेस ब्यूरोक्रेसी वैसे ही ऑपरेट करती है जैसे पहले करती थी, ठीक है। अभी थोड़ा सा बेटरमेंट हुआ है, बट वरना इस देश में तो ये भी था कि
ब्यूरोक्रेट्स जो है दो सैटरडे संडे बैठ करके जो है दिल्ली जिमखाना में बस खाना जाके गोल्फ खेलते थे। हाँ, लेकिन अभी वाकई में थोड़ी सी चीजें बदली हाँ, क्योंकि अभी अब थोड़ी जो बदली। देख रहे हैं कि सैटरडे संडे काम भी करते हुए नजर आ हाँ, जाते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। आखिरी सवाल बस यही है कि ईरान इजराइल के बीच में भारत का क्या रोल रहने वाला है, भारत की डिप्लोमेसी पे या भारत की अर्थव्यवस्था पे, आर्थिक तौर पे देखा जाए, क्योंकि तेल हम इंपोर्ट करते हैं, इजराइल से हमारे अलग संबंध हैं। आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़ने वाला है अगर देखिए- ये शांत नहीं होता तो जल्दी? देखिए इस समय दुनिया में सबसे खुश जो आदमी है ना वो पुतिन है, क्योंकि उसको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था, अब अटेंशन हट गया यूक्रेन से। हाँ। ठीक है, एक चीज ये फायदा। दूसरा फायदा है पुतिन को क्या हुआ, अब तेल के दाम बढ़ेंगे, तो तेल के दाम बढ़ेंगे तो रशिया भी तो वॉर तेल के पैसे भी लड़ रहा है ना। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद करने की, वो बंद किया नहीं है, वो किया करेंगे नहीं, भी नहीं। बात की है हाँ। बस अभी। हाँ, तो वो बंद करेंगे तो मतलब वो लेजिटिमेट राइट्स दे देंगे अमेरिका को कि भाई अमेरिका खुद इंटरवीन करे। और देखिए वो जो तेल भी है वो तेल कहाँ जाता है, वो हाँ, बंद वही- कर देंगे। चाइना, इंडिया, 90% तेल तो चाइना इंडिया और हम ही लेते हैं ना, अमेरिका थोड़ी लेता है वो तेल। तो वो नहीं बंद करेंगे। चाइना को क्यों नाराज करेंगे, भाई 2 ही 3 एलाई है ईरान के, उनको भी नाराज करना है। और पुतिन खुश है कि भाई तेल के दाम बढ़ेंगे तो जो तेल वो बेच रहा है उसका भी रेवेन्यू बढ़ेगा। ईरान के भी तो गए थे मंत्री मिलने, पुतिन से भी तो मिलने गए थे। हाँ, अरागची जो विदेश मंत्री है, हाँ वो गए थे मिलने और उन्होंने सपोर्ट के लिए कहा। पुतिन ने कहा भाई आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हम देंगे। लेकिन पुतिन क्या सपोर्ट देंगे, पुतिन की खुद की वॉर इतनी स्ट्रेच हुई है। हाँ, वो नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने कहा हम यूएन में बात उठाएंगे। इवन खुद पुतिन को जो है सपोर्ट नॉर्थ कोरिया की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है वो कर रही है। ठीक है, तो ये नहीं करेंगे। और चाइना जो कंट्री है, चाइना कभी भी मिलिटरीली इस वॉर में कभी भी उसके साथ जाके नहीं खड़ी होगी ईरान के साथ। वो रशिया के साथ नहीं खड़े होंगे, वो नॉर्थ कोरिया के साथ नहीं खड़े होंगे, वो ईरान के साथ नहीं खड़े होंगे। उनकी अपनी वॉर है। ठीक है, वो अपनी वॉर, उनकी वॉर अपने देश के अंदर उनके 13-14 कॉन्फ्लिक्ट बाई बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं अलग अलग देशों के साथ। ताइवान की लड़ाई लड़ दी है उनको। ठीक है, तो वो नहीं जाएंगे उस वॉर में कभी भी। सो इंडिया के ऊपर यही असर पड़ेगा कि तेल का दाम थोड़ा ऊपर नीचे होगा, वो हमारी गवर्नमेंट बैलेंस कर लेगी। हाँ, उसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। हम जो रशियन ऑयल है उसका इम्पोर्ट इंक्रीज कर लेंगे, कुछ ना कुछ हम मिडिल वे निकाल करके चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे। इंडिया सबसे ज़्यादा तेल इराक से लेता था, आज भी लेता है। तो सद्दाम हुसैन थे तो अभी हम तेल लेते थे, सद्दाम हुसैन गवर्नमेंट चली गई तब भी तेल लेते हैं हम। कोई पाकिस्तान की तरफ फ्री का तेल तो मांगते नहीं है, पैसा देते हैं। तो रशिया से भी लेते हैं हम, इराक से भी, हमारे और भी सोर्सेज हमने डेवलप किए हैं पिछले कुछ साल। हम अमेरिका से ले लेंगे तेल, हमें क्या है, हम हमारे पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। सो इंडिया के पास ऑप्शंस हैं। सद्दाम हुसैन के जाने के बाद इंडिया में कोई तेल का दाम 5,000 रुपए लीटर नहीं हो गया था। तो ईरान में खमेनेई के जाने के बाद भी नहीं होगा। तो ये पता है, ये इस तरह का आर्गुमेंट ना, ये जो प्रोपेगेंडिस्ट है ना ईरानियन रजीम के, जो वो जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं इंडिया में, जो कई बार पत्रकार बन जाते हैं, कई बार एनालिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, कई बार वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ बन जाते हैं, फिर कभी वो किसान नेता बन जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे हमारे यहाँ पे बहरूपे घूमते हैं। तो वो बताते हैं ये सब डूम्सडे। अरे वो डूम्सडे इसलिए बता देते हैं ना क्योंकि देखिए उसके बाद डेवलपमेंट नहीं देखते ना, क्योंकि इराक कुवैत वॉर हुई थी तो तब पहली बार असर पड़ा था क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी। उससे सबक सीखते हुए भारत ने अपने सोर्सेज बढ़ाए, रिसोर्सेज अलग अलग जगह से लेने शुरू किए। तो अब डिपेंडेंसी नहीं है, ये चीज़ नहीं बताएंगे वो, लेकिन ये ज़रूर बताएंगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है, बस ये है कि क्या ईरान सीरिया जैसा तो नहीं हो जाएगा। ईरान अभी भी सीरिया से कोई बहुत बेहतर नहीं है। वो ईरान में कोई वेस्टर्न कंपनी है नहीं। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि सीरिया बहुत अच्छा देश था, बहुत ही सुंदर देश था, बहुत सुंदर। वहाँ का वेदर बहुत अच्छा, डेमास्कस स्पेशली बहुत खूबसूरत था। उसको उसका बल्टाधार सबने मिल के कर दिया है। ठीक है, और ईरान के साथ भी ट्रेजेडी वही है। देखिए ये जो इनका अपना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ना, शिया सुन्नी वाला, ठीक है, ये बेसिकली प्रॉब्लम है। अब बशर अल असद, जैसे सद्दाम हुसैन था, सद्दाम हुसैन सुन्नी था, मेजॉरिटी पॉपुलेशन शिया थी। हाँ, वो भी बहुत मामूली अंतर से थी, लेकिन थी मेजॉरिटी। हाँ, सुन्नी थी, ये प्रॉब्लम थी। वॉर भी आप देखिए तो उसी चक्कर में भाई इराक ईरान वॉर में तो 10 लाख मुसलमान मरे। हाँ, 1 मिलियन से ज्यादा मरे। ठीक है, 10 लाख मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा ना आपस में। तो इराक ईरान वॉर मैंने तो नहीं कराई थी, संघ परिवार ने तो नहीं कराई थी। सही बात है। ठीक है, तो खुद आपस में लड़े ना। किस बात पे लड़े? शिया सुन्नी पे लड़े। उसके बाद आप आ जाइए सीरिया के अंदर बशर असद जो था वो अलवाइट है,
शिया है, ठीक है, और वहाँ पे जो सुन्नी थे वो परसिक्यूटेड है। तो प्रॉब्लम ये है कि इनका जो ये आपस में एक दूसरे का जो शिया सुन्नी जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, यही सारी फसाद की जड़ ये है। और ये ब्लेम हमेशा ना दूसरों को देते हैं कि अमेरिका ये कर दिया वो कर दिया। भाई अमेरिका ने कहा था इराक ईरान वॉर में कि आपस में लड़ जाओ, अमेरिका ने तो नहीं कहा था, खुद ही लड़े। तो ईरान के अंदर जो सुन्नी मारते हैं ये दर्जनों के हिसाब से, जो शिया जो खमेनी की जो रेजिम है, तो वो अमेरिका कहने पे मारते। आई मीन जब आप इस तरह की चीजें करेंगे तो आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को ग्रू कर रहे हैं ना, खुद सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट। और सेक्टेरियन लड़ाई तो 1400 साल पुरानी है, चल रही है, आज भी चल रही है, मुझे लगता है चलती ही रहेगी, ये इसका कोई अंत लगता नहीं है। आप मुझे बताइए पाकिस्तान के अंदर जितने मस्जिदों के अंदर जो सबसे ज्यादा बम फोड़े वो किसी ईसाई ने फोड़े, किसी हिंदू ने फोड़े, किसी यहूदी ने फोड़े? शियाओं की मस्जिदों में सुन्नी फोड़े, हाँ, अहमदियों को वही मारते हैं, ठीक है, और अहमदियों को सारे मिलके मारते हैं दोनों। So, ये जो उनकी अपनी सेक्टेरियन लड़ाई है, ये उसका मलबा दूसरे पे डालते हैं क्योंकि खुद आईने में देखना नहीं चाहते, खुद अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहते, क्योंकि इनके मौलवियों ने, इनके उलेमाओं ने इनके दिमाग में डाल दिया कि भाई तुम सबसे अव्वल हो, तुम सबसे सही हो, तुम्हारा दीन सबसे बेस्ट है, तुम्हारी किताब सच्ची कोई किताब नहीं है, तुम्हारे नबी से ज़्यादा प्यारा कोई नबी नहीं है, तुम्हारे अल्लाह के सिवा कुछ है नहीं। अब वो एक लगातार ब्रेन वॉश करके फिर लास्ट में कहते कुरान खुद से मत पढ़ लेना, तो हो जाओ। तो अब वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर, मौलवी के ऊपर, तो उसको एक तरीके से ब्रेन वॉश करके उन्होंने बड़ा कर दिया। अब वो उस प्रोपेगेंडा को खाता है, फिर जो कमी पड़ती है तो फिर सोरोस जैसे लोग पड़े ही हैं इनको पैसा देने के लिए, फंड करने के लिए, बिकॉज वो उनका फिर डटी वर्क करते हैं पैसे के लिए। तो ये सारा का सारा ये जो पूरा सिस्टम है ना, वो उनका अपना खुद का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, वो अपनी खुद की उनके अंदर की लड़ाई है। आज अगर इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं अरब कंट्रीज, तो वो क्यों कर रहे हैं आपको पता है। कतर के ऊपर हमला किया, फोन करके पहले बताया, कतर ने एयर स्पेस क्लियर कराई, तब उन्होंने हमला किया, ठीक है। तो क्यों किया? क्योंकि भाई कतर ही तो है जो ईरान की बिडिंग करता है मुस्लिम सुन्नी वर्ल्ड में, और तो कोई है नहीं। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सबको वहाँ पे पता है। वही मैंने बता दूं, भोपाल के चुनावट्टी में बैठे हुए गफ्फार भाई को बस समस्या है, बाकी किसी कोई दिक्कत नहीं कि इजराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे, मिट्टी मिला देंगे। कुल मिला के यही है कि 57-58 देश हैं मिडिल ईस्ट में, या हम जितने भी अगर टोटल बात करें इस्लामिक देश, आपस में उनकी लड़ाइयाँ, उनके कॉन्फ्लिक्ट इतने ज्यादा। एग्जांपल देता हूँ आपको, हाँ। आप कभी ना आपके व्यूअर्स को कहिएगा, ये इसको ना जरा करेंगे। हाँ। आप जाइए तुर्की के वीजा के लिए अप्लाई कीजिए ऑनलाइन, उनकी वेबसाइट पे जाइए वीजा के लिए, आप उसमें अपना सिटीजनशिप डालिए इजरायली, उसमें लिख के आ जाएगा कि यू डोंट नीड अ वीजा। अच्छा, हाँ, आप अगर आप इजरायली नागरिक हैं तो आपको तुर्की का 90 दिन के लिए कोई वीजा नहीं चाहिए, वीजा फ्री एंट्री 90 दिन को उसमें लिख के आ जाएगा, ठीक है। फिर आप उसमें डालिए अपनी नागरिकता पैलेस्टीनियन, फिलिस्तीनी डालिए, उसमें बता जाएगा इतना फीस लगेगी, इतने दिन के लिए होगा, ये डॉक्यूमेंट लगेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा, इतना वेटिंग पीरियड है। तो ये मुस्लिम वर्ल्ड की रियलिटी है। आज तुर्की जो है वो इंडिया में मुसलमानों को, और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उन्होंने दिखाया ना, वो सीरियल आया था एर्तुगुल, हाँ, ठीक है, हाँ, बहुत फेमस सीरियल है वहाँ पाकिस्तान। नहीं, इंडिया में फेमस है, ठीक है। तो इंडिया में सारे मुसलमान उसको देख करके तुर्की के फैन हुए थे, ठीक है। ये तुर्की जो है, हाँ, ये तुर्की की हकीकत है। आपके जो महबूब तुर्की है, ये इजरायलियों को 90 दिन कोई वीजा नहीं लेना, फ्री एंट्री है, ठीक है। अगर आप पैलेस्टीनियन है तो आपको फीस भी देनी पड़ेगी, आपको पैसा, आपको वेटिंग पीरियड भी मिलेगा, और आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट अपना वेरिफिकेशन भी कराना पड़ेगा। तो ये तुर्की का प्यार है। और यहाँ देखिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री से लेकर, और ये जो इस तरह आप बात करें चूना भट्टी में बैठे हुए हैं, वो तक इजराइल के खिलाफ जो है और फ़लस्तीन के फेवर में जो है ऑल आइज़ ऑन गाज़ा करके बैठ जाते हैं। और असलियत यही है कि वही तुर्की जो कि खलीफा फिर से बनना चाहता है, वो इज़राइल में आप देखिए तो वहाँ पे उनको फ्री भी वीज़ा मिल रहा है, और वही फ़िलिस्तीनी लोग जिनके गाज़ा में लोगों के मारे जाने पर आप तख्तियाँ लेके खड़े होते हैं, उनके लिए वो दूसरा चरित्र तुर्की का दिख जाता है कि किस तरह की बातें होती हैं दुनिया में। इसको आँख खोल के देखिए और समझिए। बाकी तो वैभव ने काफ़ी कुछ समझा ही दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव, आप यहाँ पर आए, आपसे फिर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।